हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैचेस। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक, चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखे जाते हैं। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर लास्ट में सारे पीसीएस और यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें, प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक को हम लोग किस तरह से कवर करेंगे वो कंटेंट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का स्मॉल ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर गांधी जी का स्मॉल बैकग्राउंड को हम लोग कवर करेंगे। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट्स होंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। चंपारण सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ और लास्ट में कहाँ तक कैसे एंड हुआ वो कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए हों, बीपीएससी में आए हों, यूपी पीसीएस में आए हों, एमपी पीसीएस में आए हों, या जितने भी अदर्स स्टेट्स के पीसीएस हों या एसएससी में क्वेश्चन आए, सबको हम लोग एट लास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्मॉल ओवरव्यू में यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह होने का कारण क्या था। तो एक यहाँ पर जो हम लोग स्मॉल ओवरव्यू ले रहे हैं, थ्योरेटिकल फैक्ट्स है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या बना था। उसके बाद इसी चीज को हम लोग अच्छे से और विस्तृत रूप से समझेंगे, जो कि आगे भी वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो रीजन देख लेते हैं यहाँ पे क्या वजह था, तो स्मॉल सा ओवरव्यू के फॉर्म में। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकटिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। फिर 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। फिर किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिकों किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को उत्पादन बेचने के लिए बाध्य किया। तो फर्स्ट फैक्ट में क्या है यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी में स्टार्टिंग पीरियड था, उस समय नील का डिमांड बहुत ज्यादा था। तो जो गोरे बागान के मालिक जो थे, वो जो प्लांटर्स थे, उन्होंने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसानों को 3/20 हिस्से में नील की खेती करना था। 3/20 का मतलब क्या हुआ कि जो 3 जो है ये 3 कट्ठा है और ये क्या है 20 कट्ठा है, यानी 20 कट्ठे में किसानों को हर हाल में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। और 20 कट्ठे को भी 1 बीघा कहा जाता है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर हाल में अनिवार्य है। यानी कि अगर किसान के पास कोई 100% जमीन है तो उसमें से 15% उसको क्या करना है, नील की खेती करना है। 3/20 को अगर हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा कट के कितना, 15%। इसी 3 कट्ठिया में ये 3 जो है 3 नंबर है, और कट्ठिया मीन्स क्या हुआ, कट्ठा है, 3 कट्ठा पर खेती करना। फिर 19वीं सदी में क्या हुआ कि जर्मनी में औद्योगिक क्रांति चल रहा था। तो 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हुआ, यानी सिंथेटिक कलर का प्रोडक्शन व निर्माण हुआ, जिसने नील को बाजार से बाहर कर दिया। और इसके कारण चंपारण के बागान मालिक जो थे उनको नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो रहे थे। तो दो परिस्थिति हो गया, एक तो नील बागान के जो मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, वो अपना नील की खेती को बंद करने के लिए मजबूर हो रहे थे। दूसरा किसान भी थे जो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि नील की खेती तो बंद करना ही है और किसान भी नील की खेती नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में इन लोगों के पर क्या कर दिया, अत्यधिक कर लगा दिया, लगान भी लगा दिया और अत्यधिक करों में वृद्धि कर दी। अब हम लोग गांधी जी पर एक स्मॉल ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड जान जाते हैं गांधी जी का। तो यहाँ पे एक निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी पहले सत्याग्रह के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे तो वहां पर सरकार के विरुद्ध पैसिव रेजिस्टेंस का प्रयोग करते थे। पैसिव रेजिस्टेंस जो होता है वो एक प्रकार का युद्ध नीति है। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो आप उसे लड़ नहीं सकते। इसलिए उस समय यूरोप में पैसिव रेजिस्टेंस का यूज होता था। इस युद्ध नीति में शत्रु से सीधा युद्ध ना करके उसे हर प्रकार से तंग करना, छल कपट से उसे हानि पहुंचाना, या उसे किसी प्रकार से नीचा दिखाना, या उसे नुकसान पहुंचाना, ये सब पैसिव रेजिस्टेंस की नीति थी। और वर्तमान में भी अगर हम लोग देखेंगे, आप अगर किसी कंपनी में या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका कलीग या आपका सीनियर आपको
इसी नीति के अंतर्गत आपको परेशान करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या खुद अच्छा प्रमोशन लेने के लिए आपकी बुराई करता है। और अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल में भी आप देखेंगे तो टीचर भी इसी तरह की नीति का प्रयोग करते हैं। तो कभी स्टूडेंट को अटेंडेंस के नाम पे धमकाते हैं या अगर इंटरनल मार्क्स के नाम पे धमकाते हैं। अब स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट मजबूरी में फिर क्या करता है, टीचर को बोलता है नमस्कार सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद दिए सर। इस तरह से टीचर का वो चापलूसी करता है। और टीचर क्या करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस के द्वारा स्टूडेंट को डराना या उसे नीचा दिखाना या उसे डिमोरलाइज करना, ताकि स्टूडेंट उस टीचर पे हावी कभी ना हो। लेकिन इस प्रकार की जो नीति थी गांधी जी को पसंद नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने अमेरिका के दार्शनिक हेनरी डेविड थॉरो से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली। यानी कि गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा जो मिली वो अमेरिका के दार्शनिक हेनरी डेविड थॉरो से मिली। फिर गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया। इस प्रकार के प्रतिरोध को नाम देने के लिए गांधी जी ने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में गांधी जी ने कहा, मुझे एक ऐसा नाम सुझाओ जो मैं सरकार के विरुद्ध युद्ध नीति के रूप में प्रयोग कर सकूं। उन्होंने सदाग्रह शब्द सुझाया। तब गांधी जी ने इस सदाग्रह शब्द को चेंज करके सत्याग्रह शब्द कर दिया, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, पैसिव रेजिस्टेंस। और सदाग्रह का यानी सत्याग्रह कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्यों हुआ, ये हम लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लिया। अब थोड़ा गांधी जी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1883 में गांधी जी की 13 वर्ष की आयु में शादी हुई। उसके बाद 1885 ईस्वी में गांधी जी को संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन यह संतान कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसके 1888 में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन चले गए। उसके बाद 1891 में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करके लंदन से वापस इंडिया आए। उसके बाद फिर 1892 तक लगभग राजकोट में अब वकालत की प्रैक्टिस करने की कोशिश किया, जो कि उनकी वकालत अच्छी नहीं चली। उसके बाद 1893 ईस्वी में गुजरात के ही एक मशहूर व्यापारी दादा अब्दुल्ला भाई ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका भेजा, वहां पे अपने केस लड़ने के लिए। और 1894 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेटल कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद फिर गांधी जी 1896 में भारत लौटे 6 महीने के लिए लगभग। उसके बाद फिर अपने बीवी और बच्चों को लेकर फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद 1901 में गांधी जी फिर भारत लौट कर आए। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में, उसमें पार्टिसिपेट किया। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दिनेश वाचा थे। उसके बाद फिर गांधी जी 1902 को साउथ अफ्रीका चले गए, क्योंकि वहां पर जो साउथ अफ्रीका में प्रवासी भारतीय रह रहे थे, उन्होंने गांधी जी को फिर बुलाया। तो गांधी जी फिर 1902 में साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद 1904 में गांधी जी ने वहां दो काम किया, एक इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को निकाला और दूसरा फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने वहां एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था उसके लिए सत्याग्रह किया, और पहली बार सत्याग्रह उन्होंने इसी 1906 ईस्वी में किया था, ताकि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त किया जा सके। उसके बाद फिर गांधी जी 1910 में नटाल फार्म की स्थापना की। यह फार्म उन्होंने वहाँ पे जो गांधी जी के सत्याग्रही थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको पैसे से सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्थापित किया था। जो फार्म था, इस फार्म में इंडिया से भी बहुत पैसा जाता था। फिर गांधी जी 1913 में वहाँ पे जो काले कानून थे, सारे काले कानून को समाप्त किया। और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फिर भारत लौट आए। तो ये 9 जनवरी जो क्या है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। फिर 1920 से 22 ईस्वी में उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 ईस्वी में फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और नमक कानून को भी तोड़ा। उसके 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया। इस प्रकार से जो थोड़ा सा स्मॉल ओवरव्यू था वो हम लोगों ने कवर किया। और हम लोग गांधी जी के बारे में पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो चंपारण सत्याग्रह से, इसलिए हम लोग जो चंपारण सत्याग्रह जो स्टार्टिंग से एंड तक किस प्रकार चला उसको कवर करेंगे, A to Z पूरा कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस समय नील से सबसे ज़्यादा अधिक नफ़ा कमाया जा रहा था। नील से बिजनेस किया जा रहा था। ये तरह का व्यावसायिक फसल था, और इस व्यावसायिक फसल से बहुत ज़्यादा नफ़ा कमा रहे थे अंग्रेज़। उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती थी। तो गन्ने की फसल को कम करके जो नील बागान के मालिक थे उन्होंने नील का उत्पादन पर ज़्यादा जोर देना स्टार्ट किया और जोर दिया। इसके लिए अंग्रेज़ और जो किसान थे उनके बीच में एक अनुबंध बना, एक अनुबंध हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कठिया प्रथा, या इसी अनुबंध को हम लोग 3 कठिया प्रथा कहते हैं। यानी प्रति बीघा पर 3 कट्ठा, यानी कि 3 कट्टे पे आपको नील की खेती करना, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है खेती के लिए। फिर 19वीं सदी के अंत में अब क्या हुआ, 1885 का जो डेट था, इसमें एक जर्मन केमिस्ट एडोल्फ वॉन बेयर था। उसने सिंथेटिक
इंडिगो पे काम करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, यानी सिंथेटिक कलर बनाना स्टार्ट किया। फिर इस प्रकार से 1897 में सिंथेटिक कलर का कमर्शियल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो जर्मनी में 1897 में कृत्रिम नील का उत्पादन किया जाने लगा कमर्शियल लेवल पे, लिहाजा भारत में नील का उत्पादन कम हो गया। फिर नील एक व्यावसायिक फसल थी, लेकिन किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसका मुनाफा प्लांटर उठा के लेके चले जाते थे, यानी सारा का सारा मुनाफा जो था गोरे बागान जो मालिक थे वो लोग उठा लेते थे। तब नीलहे किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में किसानों से लगान के अतिरिक्त 46 तरह का टैक्स वसूलने लगे। तो जब 1897 में क्या हुआ, 1897 में जब सिंथेटिक कलर का निर्माण हो गया, तब भारत में नील का जो उत्पादन बहुत कम हो गया। क्यों? जो सिंथेटिक कलर जो बन रहा था तो वो मशीन से बन रहा था और उसमें लेबर कॉस्ट भी कम था, तो जिसकी वजह से ये सस्ता बन रहा था। और जो भारत में जो नील की खेती की जा रही थी उसमें कल्टीवेशन कॉस्ट भी था और उसके बाद फिर उसमें लेबर कॉस्ट भी ऐड था, जिसकी वजह से ये नील काफ़ी महंगा हो रहा था। तो जर्मनी में जब सिंथेटिक कलर का निर्माण हो गया और वो सस्ता में मिल रहा था तो फिर सब लोग उसी को खरीद रहे थे। तो अब नील को क्यों खरीदें? इसके वजह से जो कारखाने लगे थे बागान मालिकों के बिहार में, उत्तर बिहार में, तो वहाँ पे उन लोगों को घाटा हो रहा था। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या करना चाह रहे थे, नील बागान मालिक अपना नील का जो कारोबार था वो बंद करना चाह रहे थे और उसके बाद किसान भी नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। तो अंग्रेज इसी बात का फ़ायदा उठाकर किसानों से जो अनुबंध तिनकठिया का हुआ था किसानों और जो नील बागानों के बीच में, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको हटा देते हैं तिनकठिया प्रथा को और इसके बदले आप लोग 40 तरह के भाई टैक्स हो। अब क्या था, किसान जो थे वो तो ब्रिटिश सरकार को भी टैक्स दे रहे थे। अब उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि नील बागानों को भी टैक्स देने लगे, जबकि किसानों से टैक्स लेना गैर कानूनी था। लेकिन चंपारण के जो प्लांटर्स थे वो ब्रिटिश थे, सरकार ब्रिटिश की थी, इसी की वजह से ये लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। तो 1897 के पहले तिनकठिया प्रथा चल रही थी। फिर 1897 के बाद जब जर्मनी में इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय लगभग 19,000 टन नील का, यानी कि सिंथेटिक कलर जो था, सिंथेटिक ब्लू कलर जो था, उसका निर्माण हो रहा था। फिर जब 1914 तक आते-आते जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस समय ये 19,000 टन से घटकर 1,000 टन के आसपास नील हो गया। क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मनी में जो एक्सपोर्ट हो रहा था सिंथेटिक कलर का, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से बंद हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, दोबारा फिर नील का डिमांड बढ़ गया। तो फिर जो बागान के मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, उन्होंने फिर क्या किया, किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए दबाव डालने लग गए। अब इस कंडीशन में क्या-क्या घटना होगी? अब किसान जो ज़बरदस्ती नील की खेती भी कर रहे थे, उसके ब्रिटिश सरकार को लगान भी दे रहे थे, फिर ऊपर से जो किसान थे वो प्लांटर्स को अलग तरह से टैक्स भी दे रहे थे। तो इस समय किसानों की जो स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, एकदम दयनीय स्थिति हो गई थी, भुखमरी बढ़ गई थी, बेरोज़गारी हो गया था, ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे लोग, तो किसानों के साथ मारपीट करना, अगर वो खेती नहीं करते तो इस तरह से जुल्म और अत्याचार किसानों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब इसमें क्या हुआ, एक राजकुमार शुक्ल थे, जो कि चंपारण के ही रहने वाले थे, उन्होंने फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। तो अब हम लोग राजकुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। राजकुमार शुक्ल जो थे वो सतवरिया गाँव के रहने वाले थे और ये गाँव पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता था। हथुआ में नौकरी कर रहे थे, तो उस समय हथुआ जो जगह है, क्षेत्र है, वहाँ वो नौकरी कर रहे थे। उस समय किसानों के प्रति इनकी सहानुभूति थी। तो एक दिन जो अंग्रेज़ था, उसने क्या किया कि राम शुक्ल को, जो गन्ना का जो लाठी होता है, उस लाठी से राम शुक्ल को पीठ में वो गन्ना घुसेड़ दिया। तो जिससे राजकुमार शुक्ल को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज़ जो था उसको भरदम डंगाया। अब डंगाने के बाद फिर वो लौट के अपने गाँव आ गए। तब उसके बाद से राजकुमार शुक्ल ने ठान लिया कि अब किसानों के लिए, हक की लड़ाई के लिए वो अब अपनी आवाज़ उठाएँगे और 1907 से उन्होंने इसके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। किसानों हक की लड़ाई लड़ने के लिए फिर मैदान में उतर गए, लेकिन फिर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजकुमार शुक्ल को भी झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जेल डालने की कोशिश किया जा रहा था। तब राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, 1915 को वे कानपुर गए। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनसे मिले, जो प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, और उनको फिर सारी चीजें बात बताई। तब गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उन्होंने 4 जनवरी 1915 को प्रताप में चंपारण में अंधेरा नाम से एक आर्टिकल्स निकाला और इसे पूरे भारत को अवगत कराया। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल को सलाह दिया कि आप जाकर गांधी जी से मिलिए और ये सब जो स्थिति है उनको अवगत कराई। तब राजकुमार शुक्ल फिर साबरमती आश्रम पहुंचे, लेकिन वहां गांधी जी मिले नहीं, जो कि वो पूना गए हुए थे। उसके बाद फिर राजकुमार शुक्ल लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहां पहुंचे। तो यह अधिवेशन दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। और यहाँ पर रैयतों की प्रतिनिधि के लिए ब्रजकिशोर प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनीस, राजकुमार शुक्ल इत्यादि ये लोग पहुंचे हुए थे। यानी कि किसानों के प्रतिनिधि के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद,
मोहम्मद मुनीस, राजकुमार शुक्ल, ये लोग सब आए हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। और फिर ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी और एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर लखनऊ अधिवेशन में जो चंपारण में किसानों की जो दुर्दशा थी, इसका रिजोल्यूशन पास किया गया। इसी अधिवेशन में फिर गांधी जी को इसी से संबंधित बोलने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी को इससे संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं था, उस चीज़ के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं था। और तब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा कि आप एक बार चंपारण में आकर देख लीजिए कि किसानों की स्थिति क्या है। तो गांधी जी ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया लखनऊ अधिवेशन में। तो राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़े, उसके बाद उनके पीछे पीछे वो फिर कानपुर आ गए। कानपुर में आकर फिर गांधी जी से उन्होंने कहा, कान यहाँ से चंपारण बहुत नज़दीक है, आप एक बार वहाँ आकर एक बार किसानों की स्थिति देख लीजिए। तब गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार आऊँगा ज़रूर, मैं आने का वचन देता हूँ, लेकिन आज और नहीं। उसके बाद भी शुक्ल जो थे वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़े और उसके बाद वो अहमदाबाद भी पहुँच गए। उसके बाद शुक्ल जी गांधी जी के पीछे-पीछे फिर कानपुर भी पहुँच गए। कानपुर में शुक्ल जी ने कहा गांधी जी से, यहाँ से चंपारण बहुत नज़दीक है, आप एक बार कम से कम चंपारण जाकर विज़िट कर लिए, किसानों की स्थिति को देख लीजिए। तो गांधी जी ने फिर कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा, मैं आने का वचन ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकता। फिर उसके बाद से फिर राजकुमार शुक्ल जी फिर पीछा नहीं छोड़े गांधी जी का। उनके पीछे-पीछे फिर वो अहमदाबाद पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर शुक्ल जी ने फिर जाने के लिए ज़िद किया। तो गांधी जी से कहा कि आप तारीख कीजिए, आप किस डेट में आप आएँगे चंपारण। तब गांधी जी ने फिर वही बात को दोहराया, ठीक है, मैं आने का वचन देता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊँगा, जब मैं भारत भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ, तो भारत भ्रमण के दौरान ही मैं चंपारण को भी अपने लिस्ट में शामिल कर लेता हूँ। मैं चंपारण में भी 2-3 दिन के लिए विज़िट कर लूँगा। फिर राजकुमार शुक्ल ने फिर क्या किया, 27 जनवरी 1917 को पीर मोहम्मद मुनीस के पास गए और उन्होंने उनसे एक पत्र लिखवाया और गांधी जी को भेजा। तो गांधी जी ने जब इस पत्र को पढ़ा तो बहुत अधिक प्रभावित हो गए और फिर चंपारण आने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए फिर गांधी जी ने 7 मार्च 1917 को एक लेटर लिखा राजकुमार शुक्ल को कि वो कोलकाता आएँ और मुझे अपने साथ चंपारण लेकर चलें। लेकिन जो लेटर गांधी जी ने लिखा था वो शुक्ल जी को मिला नहीं। तब फिर उन्होंने एक तार जो इमरजेंसी था वो राजकुमार शुक्ल को भेजा और तब राजकुमार शुक्ल को वो तार मिला और फिर तब वो कोलकाता में पहले से ही आकर डेरा डालकर बैठ गए थे। 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल बिहार के लिए निकले। तो गांधी जी ने उस समय चलते हुए कहा कि अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। तो ये गांधी जी का सेंटेंस था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है राजकुमार शुक्ल के लिए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा। तो गांधी जी ने कहा, किसके लिए कहा, तो राजकुमार शुक्ल के लिए कहा। और किसके संदर्भ में ये हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ। इससे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद फिर 10 अप्रैल को गांधी जी बांकीपुर पटना स्टेशन पहुंचे 1917 को। जब गांधी जी पटना स्टेशन पहुंचे तो वहां पर उनको कोई लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आया नहीं था, क्योंकि उस समय गांधी जी को कोई इतना जानता नहीं था, सिर्फ थोड़ा नाम से जानता था, उनके फेस से उनको ज़्यादा नहीं जानता था। और गांधी जी उस समय महात्मा भी नहीं बने थे, चूंकि महात्मा वो चंपारण सत्याग्रह के बाद बने थे। इसलिए तब राजकुमार शुक्ल ने उन्होंने गांधी जी को फिर राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेके गए। उस समय वो किराए के मकान में रहते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पे मौजूद थे नहीं। तब राजेंद्र प्रसाद के नौकर जो थे गांधी जी को घर के अंदर आने नहीं दिया और उनको बाथरूम भी यूज़ करने नहीं दिया, रूम में आने भी नहीं दिया, चूँकि गांधी जी वैश्य जाति के थे। इसी की वजह से गांधी जी के साथ ये थोड़ा भेदभाव हुआ। और तब गांधी जी ने इसके संदर्भ में ये भी कहा कि ये पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा और मुझे इसकी आदत है। तब राजकुमार शुक्ल जी ने, तब मौलाना मजरुल हक थे, उनसे कांटेक्ट किया, उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। तब मौलाना मजरुल हक अपनी गाड़ी से आए और गांधी जी को फिर अपने घर ले गए और वहाँ फिर गांधी जी जो फ्रेश होना था फ्रेश हुए। फिर उसी शाम गांधी जी गंगा नदी को पार करके स्टीमर के द्वारा हाजीपुर पहुँचे। वहाँ से फिर वो मुजफ्फरपुर पहुँचे और मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने फिर किसानों से बात किया, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया कि किसानों की क्या स्थिति है, पूरा लिस्ट बनाया। उसके बाद फिर 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी चंपारण पहुंचे। अब चंपारण में क्या हुआ, चंपारण में गांधी जी को पता चला कि जसौली पट्टी गांव में एक संपन्न किसान पर नीलहों द्वारा अत्याचार किया गया है। तो गांधी जी ने अगले दिन जसौली पट्टी जाने का फिर निश्चय किया। तब गांधी जी जसौली पट्टी जब जा रहे थे तो वो हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। तब इसी दौरान गांधी जी को एक दरोगा ने सूचना दी कि जिला न्यायाधीश आपसे मिलना चाहते हैं, जिलाधीश आपसे मिलना चाहते हैं। तो लिहाजा गांधी जी दरोगा जी के साथ एक बैलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर लौट गए। फिर महात्मा गांधी ने जब आधी दूरी तय कर ली तब उन्हें पुलिस का एक उच्च अधिकारी मिला, जो कि धारा 144 की नोटिस के साथ, इस नोटिस में गांधी जी को अविलंब मोतिहारी छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। तब इसकी वजह से गांधी जी पर आज्ञा उल्लंघन के मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। तब गांधी जी ने आरोप को स्वीकार कर लिया और जिलाधीश ने गांधी जी को एक दिन के लिए अपना कार्य स्थगित करने की भी राय दी ताकि वह सरकार से समुचित परामर्श कर सके। गांधी जी ने उनका विचार मान लिया।
तो जिस समय ये केस चल रहा था कोर्ट में, तो उसमें लगभग 2000 से भी अधिक किसान कोर्ट के परिसर में जमा हो गए थे और फिर गांधी जी के पक्ष में नारा लगाने लगे थे। फिर इसी संबंध में पटना से ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, मिस्टर पोलक, मिस्टर एंड्रयूज, ये सब जो थे वो भी वहाँ पहुँच गए मोतिहारी में। और फिर इन लोगों ने फिर एक योजना बनाई कि सरकार इस विषय में अगर सख्ती दिखाए तो क्या करना चाहिए। फिर सरकार से सूचना मिली कि गांधी जी पर धारा 144 हटा ली गई है और उन पर जो भी केस बना सब हटा लिया गया और गांधी जी को इस बात की इजाजत दी गई कि आप अहिंसात्मक रूप से आपको जो कार्य करना वो आप कर सकते। फिर बिहार राज्य के गवर्नर गेट महोदय ने गांधी जी को कुछ प्लांटर्स के प्रतिनिधियों के साथ रांची में बुलाया। उसके बाद एक जांच कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठित की गई। इसमें गांधी जी भी सदस्य बनाए गए। जांच कमेटी के सदस्यों में कोई एक मत नहीं था। नीलहों के प्रतिनिधियों में असंतोष था, लेकिन बहुमत के आधार पर सरकार ने 4 मार्च 1918 में चंपारण अधिनियम पास किया। लिहाजा तिनकठिया प्रथा समेत कृषि संबंधी अवैध कानून भी समाप्त हो गए और इसके फलस्वरूप जितनी भी राशि अवैध वसूली गई थी उसका 25% फिर किसानों को लौटा दिया गया। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित या गांधी जी के जो सहयोगी व्यक्ति थे वो महादेव देसाई थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, नरहरि पारिक थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी थे। तो इन सब के नामों को याद हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग महादेव दिख रहे हैं। तो महादेव जो थे जब किशोर अवस्था में थे तब उन्होंने जो समुद्र मंथन से जो विष का जो कलश निकला था यानी जिसमें जहर था, उन्होंने क्या किया, अपने कंठ में धारण कर लिया और कंठ में धारण करके हरि और राजेंद्र प्रसाद पर कृपा की। तो यहाँ से हम लोगों को याद हो गया कि महादेव देसाई हो गया, फिर उसके बाद किशोर से ब्रज किशोर हो गया और जहर को उन्होंने धारण किया अपने कंठ में तो मजहरुल हक हो गया और हरि और राजेंद्र पर उन्होंने कृपा, तो हरि से नरहरि हो गया, राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद हो गया और कृपा से जेबी कृपलानी हो गया। ये पटना का गांधी मैदान है, लेकिन ये पहले पटना का गांधी मैदान के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे बांकीपुर का मैदान या पटना लॉन का मैदान के नाम से जाना जाता था। इस मैदान में जो अंग्रेज थे तो वो लोग यहाँ पर हवाखोरी करने के लिए आते थे, मुफ्तखोरी करने के लिए आते थे, घूमने फिरने के लिए आते थे और इसमें आम लोगों की एंट्री नहीं थी। बांकीपुर या पटना लॉन का जो नाम जो गांधी मैदान पड़ा है, जब 1948 में गांधी जी का जब एसोसिनेशन हुआ तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए तब फिर इनके नाम पर पटना लॉन या बांकीपुर का जो लॉन था उसको बदलकर गांधी मैदान नाम किया गया। और गांधी मैदान महात्मा गांधी की देश की सबसे बड़ी मूर्ति यहीं लगी है। चंपारण सत्याग्रह दौरान ही जनवरी 1918 में लगभग यहाँ पर गांधी जी ने जनसभा को भी संबोधित किया था। तो इसी जनसभा को संबोधित की वजह से और उनको ट्रिब्यूट देने की वजह से जो पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान नहीं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसलिए इसका आंसर सी हो गया। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में प्रारंभ किया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। तो चंपारण में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। अनुग्रह नारायण ये भी संबंधित थे। जेबी कृपलानी ये भी संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण ये संबंधित नहीं थे, ये 1942 के आंदोलन से संबंधित थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? इजारेदारी से नहीं, तिनकठिया से। हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो कहाँ किया? चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कहाँ किया था? चंपारण में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश का आक्रमण के विरुद्ध नहीं, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध नहीं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के लिए बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? फिर ई हो गया। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बिल्कुल सही। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु नहीं, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए नहीं, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु।
चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन नेताओं ने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिल्कुल इन्होंने दिया था। महादेव देसाई ने भी दिया था, लेकिन मणिबेन पटेल ने नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? वल्लभ भाई पटेल नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं, शौकत अली नहीं, तो राजकुमार शुक्ल। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किस क्षेत्र से संबंधित है? गोरखपुर का अफीम से नहीं, बेगूसराय का धान से नहीं, चंपारण में नील, हाँ इसका आंसर क्या हुआ? चंपारण का नील से। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंध सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, तो ये संबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी का सहयोग किया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, नहीं ये गलत है, तो इसका संबंध नहीं, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। ये संपूर्ण भारत पर नहीं, संपूर्ण भारत स्तर पर नहीं किया था आरंभ, बल्कि ये सिर्फ चंपारण में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं, चंपारण सत्याग्रह, इसलिए इसका आंसर डी हो जाए। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में हुआ था। सविनय कब हुआ था? 1930 में हुआ था। असहयोग कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? राजा हरिहर प्रसाद थे, डीजे रीड भी थे, एफ.जी. सलाई भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह ये नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो इसके सदस्य जो थे वो कौन थे? एफ.जी. सलाई थे, एम.ई.एल. टैनर थे, महात्मा गांधी थे, राजा हरिहर प्रसाद थे, डीजे रीड थे, एफ.जी. सलाई थे, एल.सी. अदामी थे और जी रैनी थे। इसमें से जो अध्यक्ष एफ.जी. सलाई थे और सचिव जो थे एम.एल. लेनर थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, इसका आंसर क्या हो गया? सी। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो राम नवी प्रसाद नहीं, ब्रिज किशोर प्रसाद नहीं, श्यामानंदन सहाय नहीं, तो जनकधारी प्रसाद। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ तो कब हुआ? 1917 को हुआ था, 10 अप्रैल 1917 को पटना में हुआ था। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, तो एफ.जी. सलाय नहीं, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, बिल्कुल ये थे। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य? तिनकठिया प्रथा का अंत सही है, सभी रैयतों का लगान घटा दिया गया, सही। बगान मालिकों द्वारा वसूल के अवैध नगद रुपये में 25% की वापसी, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, तो कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? तो चंपारण जुड़ा है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, प्रेस कर लीजिए।